नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज हम वर्ण विचार, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है वागेंद्रिय। हमारे मुख के जिन अंगों से ध्वनि या उच्चारण निकलता है दोस्तों, उन अंगों को हम क्या कहते हैं? वागेंद्रिय कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, क ख ग घ अंगा कंठ से निकलता है, त थ द ध न दंत से, प फ ब भ म ओष्ठ से निकलता है दोस्तों। तो हम इन अंगों को क्या कहेंगे दोस्तों? वागेंद्रिय कहेंगे। और इन वागेंद्रियों से जो ध्वनि निकलता है, आवाज निकलता है, जब हम उस ध्वनि या आवाज को लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, तब क्या बनता है दोस्तों? अक्षर बनता है। अब ये अक्षर क्या है दोस्तों? अ मायने होता है दोस्तों नहीं, और क्षर मायने होता है दोस्तों नष्ट होना। तो जो कभी नष्ट नहीं होता है, हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षर कहते हैं। अक्षर को वर्ण और ध्वनि चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वर्ण वर्ण जो है हमारे मुख से जो उच्चारित होता है, उस ध्वनि की क्या है दोस्तों? सबसे छोटी इकाई है। दूसरा है दोस्तों कि वर्ण वर्ण के समूहों को जोड़ करके क्या बनाया जाता है दोस्तों? शब्द बनाया जाता है। और शब्द समूह से क्या बनता है दोस्तों? वाक्य बनता है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, शब्द बनने के लिए उसका क्या होना जरूरी है दोस्तों? सार्थक होना जरूरी है। जैसे कि तराजू, आम, फल, ये सब क्या है दोस्तों? इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। तो ये वर्णों के समूह का सार्थक है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको शब्द कहेंगे दोस्तों। वैसे ही यदि शब्दों का समूह सार्थक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, वर्ण को नियम में पिरोने से प्राप्त एक सुव्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को हिंदी व्याकरण के नियमों में पिरो दिया जाता है या उसमें व्याकरण शामिल कर दिया जाता है, उसके पश्चात जो सुव्यवस्थित एवं सार्थक क्रम जो प्राप्त होता है, हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, वर्णमाला वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होता है। लेकिन वहीं कामता प्रसाद गुरु के आधार पर कहा जाए तो कामता प्रसाद गुरु वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को स्थान देते हैं, और स्वर और व्यंजन को मिलाकर कितने वर्ण होता है दोस्तों? 44 वर्ण होता है। अब देखिए दोस्तों, वर्णमाला को उच्चारण व प्रयोग के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है। एक है दोस्तों स्वर और दूसरा है व्यंजन। आइए दोस्तों, अब हम स्वर और व्यंजन के बारे में एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, स्वर की संख्या, स्वर होता है दोस्तों ग्यारह। स्वर की संख्या कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। और ये रहा दोस्तों हमारे हिंदी के स्वर वर्ण। ठीक है दोस्तों। स्वर के अंतर्गत हमें दो चीज याद रखना है दोस्तों। स्वर हमारे मुख से निर्बाध रूप से अर्थात बिना बाधा के उच्चारित होता है। दूसरा है दोस्तों कि स्वर को उच्चारित करने के लिए हमें व्यंजन वर्णों की आवश्यकता नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दो बात याद रखेंगे कि स्वर हमारे मुख से स्वतंत्र रूप से निकलता है बिना बाधा या अवरोध के, और दूसरा है दोस्तों स्वर के उच्चारण के लिए हमें व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, स्वर की संख्या 11 हो गया, और कौन कौन सा स्वर है? तो ये स्वरों की वर्ण है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, स्वर को दो प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। पहला है दोस्तों कालमान के अनुसार, कालमान के अनुसार, और दूसरा है दोस्तों उच्चारण के अनुसार। उच्चारण के अनुसार। ठीक है दोस्तों। कालमान के अनुसार स्वर को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है दोस्तों ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों। उच्चारण के अनुसार से इसी को तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दोस्तों दीर्घ, और तीसरा है प्लुत।
ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे स्वर की संख्या 11 होता है, अ से लेकर के अ तक, और स्वर को कालमान के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ दो भागों में बांटा गया है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से इसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत के अंतर्गत बांटा गया है दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए, ह्रस्व, ह्रस्व को और क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल स्वर कहा जाता है। क्यों मूल स्वर कहा जाता है दोस्तों? ध्यान देंगे, मूल स्वर की संख्या होता है दोस्तों 4। ये हुआ दोस्तों हमारा मूल स्वर, इसकी संख्या कितना है दोस्तों? 4। अब देखिए दोस्तों दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जो है बच गया दोस्तों आ, बड़ाई, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो इसकी संख्या हो गया दोस्तों 7। हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको दीर्घ स्वर क्यों कहा जाता है दोस्तों? देखिए दीर्घ शब्द को याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि दीर्घ आपको दीर्घ स्वर संधि में भी काम आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, आ जो है बनता है दोस्तों अ धन अ से, बड़ा ई बनता है दोस्तों ई धन ई से, उ बनता है उ धन उ से। ठीक है दोस्तों, अ धन अ के मिलने से बड़ा आ, ई धन ई के मिलने से बड़ा ई, उ धन उ को मिलने से बड़ा उ बनता है दोस्तों। अब इन चारों को भी याद रखिएगा दोस्तों, जब अ के साथ एक बार ई मिलता है तब क्या बनता है दोस्तों? हमारा ए बनता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा याद रखिएगा दोस्तों, जब अ के साथ उ मिलता है तब हमारा बनता है दोस्तों ओ। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, अ के साथ ई मिलेगा तो ए, अ के साथ उ मिला तो ओ। ठीक है दोस्तों, अब अ के साथ यदि ए को ही जोड़ दिया जाए तो ऐ बनता है। सेम उसी तरीके से दोस्तों, जब अ के साथ ओ को जोड़ दिया जाता है तब हमारा बनता है दोस्तों औरत का औ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ह्रस्व को मूल स्वर कहा गया है और दीर्घ को दीर्घ स्वर है दोस्तों। क्यों इसे मूल स्वर कहा गया है? क्योंकि इसमें दो स्वरों का योग है, जबकि इसमें किसी भी प्रकार से और अन्य स्वरों का योग नहीं है दोस्तों, इसलिए इसे मूल स्वर कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, उच्चारण के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ तो ये सेम हुआ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों प्लुत, प्लुत क्या होता है दोस्तों? इसका उदाहरण है ओम। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, प्लुत का उदाहरण है ओम। देखिए दोस्तों, ओम को पंचाक्षर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ओम को और क्या कहा जाता है? तो पंचाक्षर कहा जाता है। इसे पंचाक्षर क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो ध्यान देंगे, वो किससे मिलकर के बना है? आप देख ही रहे हैं दोस्तों, अ धन उ से मिलकर के बना है, अ धन उ। ये जो तीन जैसा दिख रहा है दोस्तों, उसे हम बड़ा उ बोलते हैं। तो बड़ा उ बनता है दोस्तों छोटा उ धन छोटा उ और म, और म में हलंत लगा है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 ये हो गया दोस्तों पंचाक्षर। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न होगा दोस्तों कि इसे हम 3 क्यों लिखते हैं, बड़ा उ क्यों नहीं लिखा जाता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसके उच्चारण में, अ के उच्चारण में यदि 1 सेकंड लगता है तो आ के उच्चारण में हमें 2 सेकंड लगेगा दोस्तों। क्यों लगेगा? क्योंकि अ में 1 सेकंड लगता है तो ये तो 2 अ का योग है, तो 1 सेकंड और ये 2 सेकंड। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इसके उच्चारण में देखा जाए तो 5 सेकंड बहुत ज्यादा होता है, इसमें 5 सेकंड नहीं लगता है। इसलिए इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर बड़ा उ जैसे न लिख करके क्या लिखा जाता है दोस्तों? 3 जैसा लिखा जाता है, ताकि स्पष्ट हो सके कि ओम के उच्चारण में कितना समय लगता है? 3 सेकंड का समय लगता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसको एक मात्रिक भी कहा जाता है, इसको द्विमात्रिक कहा जाता है और इसको त्रिमात्रिक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों स्वर से संबंधित पूरी जानकारी। अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत और आता है दोस्तों अंग और अह। ठीक है दोस्तों, तो अंग और अह को भी हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अंग और अह ये क्या होता है दोस्तों? अंग को हम और अह को एक साथ मिला करके अयोगवाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अयोगवाह। अब ये अयोग क्या है दोस्तों? अ मायने होता है नहीं, योग मायने होता है जुड़ना, और वाह मतलब होता है प्रवाहित होना। अर्थात जो जुड़ता तो नहीं है फिर भी हिंदी में क्या होता है? प्रयुक्त होता है दोस्तों। उसे हम किस नाम से जानते हैं? अयोगवाह से जानते हैं। अयोगवाह अंकों को, मतलब कि अंग और अह को न तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन कहा जाता है। अर्थात अंग और अह न तो मूल रूप से स्वर है और ना ही वो
व्यंजन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अ अंग की जो है दोस्तों, इसको एक शब्द में कहा जाता है दोस्तों अनुस्वार। ठीक है दोस्तों। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, तो नाक होता है, अर्थात अंग का जो वर्ण है वो हमारे नासिका से उच्चारित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ ये किसके बाद प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो ये स्वर के बाद प्रयुक्त होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अंग 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 तो हो गया। अहा अहा को हम बोलते हैं दोस्तों विसर्ग। विसर्ग के बारे में आप सबको पता होगा दोस्तों कि विसर्ग तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, और तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में उसी रूप में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि निःशुल्क हो गया, अतः हो गया, तो इन शब्दों में क्या आता है दोस्तों, विसर्ग का प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अंग अंग किन किन वर्णों का बनता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, अंगा है, य है, ड़, न और म। इन्हीं 5 वर्णों के बदले में क्या बनता है दोस्तों, अंग बनता है दोस्तों। आप यहाँ पर उदाहरण से समझिए दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, गंगा। ठीक है दोस्तों। जैसे हो गया पंखा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे हो गया संबंध। अब जैसे हो जाएगा दोस्तों चंचल। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, समझे क्या दोस्तों, एकदम सरल है। बस उदाहरण को देखिए दोस्तों। जिस वर्ण के ऊपर में अंग की मात्रा लगा होता है दोस्तों, उसके बाद वाले वर्ण को हमको देखना रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो ग है, ये अंग की मात्रा इसके ऊपर है और इसके बाद में है, तो ये हो गया दोस्तों ग। ठीक है दोस्तों। अब आप व्यंजन पढ़े होंगे दोस्तों, क ख ग घ अंगा। तो क वर्ग में अंतिम में कौन आता है दोस्तों, अंगा आता है, अर्थात यहाँ पर क्या रहेगा, अंगा रहेगा। इस प्रकार से हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से सेम टू सेम पंखा में देखना है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों क। अब ये अंग की मात्रा किसका लगा है दोस्तों, तो क ख ग घ अंगा, अर्थात ख के वर्ग में कौन आता है, अंगा आता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पंखा। ठीक है दोस्तों। अब संबंध में देखिए दोस्तों, स के ऊपर अंग की मात्रा है, तो ये हो गया स के बाद कौन सा वर्ण है दोस्तों, ब। तो ब वर्ग में कौन सा आता है दोस्तों, प फ ब भ म, अर्थात यहाँ पर क्या है दोस्तों, आधा म होगा, उसके बाद हो गया दोस्तों ब। अब ब के बाद भी अंग की मात्रा है दोस्तों, तो यहाँ पर है दोस्तों ध। तो त थ द ध न, इस वर्ग में कौन अंतिम आता है दोस्तों, न। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका बन गया दोस्तों अंग की मात्रा। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अंग की मात्रा अंग, य, अड़, न और म के बदले में बनता है दोस्तों। इन 5 वर्णों को सम्मिलित रूप से पंचमाक्षर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, ओम को पंचाक्षर कहा जाता है, जबकि इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर कहा जाता है दोस्तों। सॉरी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में और बच जाता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखिए अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार जो है मूल रूप से किस पर प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो अंग्रेजी के शब्दों में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए दोस्तों, डॉक्टर, कॉपी, हॉस्पिटल, इस प्रकार से अंग्रेजी के शब्दों में अर्धचंद्राकार का प्रयुक्त होता है दोस्तों। किसी किसी शब्दों में चंद्र बिंदु भी आता है दोस्तों। तो चंद्र बिंदु को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अनुनासिक। अनुनासिक। ठीक है दोस्तों। चंद्र बिंदु को दूसरे नाम से जाना जाता है अनुनासिक। इसका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों नाक और मुंह। ठीक है दोस्तों। जबकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक होता है, अनुनासिक का उच्चारण स्थान नाक और मुंह होता है दोस्तों। ये भी स्वर के बाद प्रयुक्त होता है दोस्तों। एक ये तो हो गया दोस्तों, यदि किसी में अंग की मात्रा हो, विसर्ग हो, अर्धचंद्राकार हो और चंद्राकार हो गया दोस्तों। यदि मान लिया जाए कहीं पर लिखा हो जलज, मठ, कमर, बरगद, इस प्रकार से यदि कोई शब्द हो दोस्तों जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अंग की मात्रा, अर्धचंद्राकार कुछ ना हो, तो इसको क्या है कहा जाता है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है दोस्तों निर्नुनासिक। निर्नुनासिक के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अंग की मात्रा हो तो अनुस्वार, विसर्ग, अर्धचंद्राकार अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं,
नाक और मुंह इसका उच्चारण स्थान है, उच्चारण अंग है। और जलज, मठ, कमर, बरगद, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुनासिक, अनुस्वार या विसर्ग नहीं जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुनासिक कहा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम व्यंजन के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, व्यंजन व्यंजन की संख्या 33 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है? तो 33 होता है दोस्तों। व्यंजन के अंतर्गत एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि व्यंजन बिना स्वर के उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात व्यंजन वर्णों को बोलने या लिखते समय हम उसमें स्वर की सहायता का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्वर को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है इसका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है दोस्तों? देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको पूरा लिख देता हूं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों स्पर्श व्यंजन का। यदि स्पर्श व्यंजन को पूछा जाए दोस्तों कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया है। और यदि इसको देखा जाए कि एक एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तब भी 5 ही होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आने वाले कुल कितने वर्ण होते हैं, यदि ये प्रश्न आए तो आपको लिखना है दोस्तों 25 वर्ण। ठीक है दोस्तों, आप इसको गिनती करके भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला होता है दोस्तों, इसका दूसरा प्रकार होता है अंतःस्थ। अंतःस्थ अंतःस्थ को अर्ध स्वर के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। अंतःस्थ कौन कौन सा है दोस्तों? य, र, ल और व। तीसरा इसका प्रकार होता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों ऊष्मा। ऊष्मा मतलब होता है वायु। तो जिसके उच्चारण में हल्की सीटी या वायु जैसा उच्चारित हो, उसको हम बोलते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है दोस्तों आपका स और हलवाई का ह। इस प्रकार से हो गया दोस्तों 25 और 8 33। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसकी संख्या भी 4 होता है और इसकी संख्या भी 4 होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कभी कभी प्रश्न ये आता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए अब हम इसको स्पष्ट रूप से देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उसी प्रकार से आप इसको 2-3 बार दोहराइए दोस्तों। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का उच्चारण स्थान। कभी कभी इसमें से भी दे दिया जाता है दोस्तों कि अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसके शुरुआती का 3 वर्ण और ऊष्म व्यंजन के शुरुआती के 3 वर्णों को हमें इस बीच के 3 वर्ण में बांट देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गए य, र, ल और व। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर व नहीं रहेगा। इसके बाद में इसमें स और स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, तीनों को हमने बीच के तीनों में बांट दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है ह। ह को हमें क्या कर देना है दोस्तों? ऊपर की ओर लिख देना है। और व के लिए याद रखेंगे दोस्तों, इन दोनों को एक साथ रहेगा दंत, धन, ओष्ठ। एक साथ इसे कहा जाता है दोस्तों दंतोष्ठ। ठीक है, ये हो गया दोस्तों व का उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्तों, ये हो गया व्यंजन के उच्चारण स्थान का विस्तृत। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है,
अंतःस्थ और उष्म व्यंजन के साथ साथ स्वर के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि स्वर का उच्चारण अंग कौन सा है या वाग्यंत्रीय कौन सा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अ और आ आपका ऊपर में रहेगा, ई और ई नीचे में रहेगा उसका, और यहाँ पर रहेगा ऋषि का ऋ। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको बीच को छोड़ देना है, और पांचवा में रहेगा दोस्तों आपका उ और बड़ा। ठीक है दोस्तों। अब बच गया दोस्तों आपका ए ऐ ओ और औ। तो पहले देखिए दोस्तों ए ऐ। ठीक है दोस्तों, ए ऐ होता है दोस्तों कंठ और तालु का। ये क्या रहेगा दोस्तों, कंठ और तालु के संयोग से बोला जाता है दोस्तों। इसको कहा जाता है कंठ तालव्य के नाम से भी जाना जाता है। ये रहेगा दोस्तों ए और ऐ। ठीक है दोस्तों, कंठ और तालु। यदि कंठ का ओष्ठ के साथ संयोग हो जाए दोस्तों, कंठ का ओष्ठ के साथ संयोग हो जाए, तब इसको एक शब्द में कहा जाता है दोस्तों कंठौष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओ और औ। इस प्रकार से आपका हमने पूरी तरीका से उच्चारण अंगों के बारे में देख लिया। याद रखेंगे दोस्तों, व्यंजन की संख्या होता है 33। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, अंतःस्थ और उष्म व्यंजन के य र ल स स स को बीच के तीनों में पहले बांटना है। उसके बाद हलवाई के ह को ऊपर ले जाना है, और व के लिए क्या करना है दोस्तों, दंत और ओष्ठ को एक साथ लेंगे, तब बनेगा दोस्तों दंतौष्ठ में व का उच्चारण। इसके बाद में आता है दोस्तों स्वर का। तो स्वर को हम ऊपर से ले आएंगे, अ आ ई ऋषि का रि, और चौथा को छोड़ देना है, पांचवा ओष्ठ में रहेगा दोस्तों आपका उ और उ। इसके बाद में कंठ के साथ जब तालु आ जाए, तो तालु का होगा दोस्तों कंठ तालव्य, इससे होगा ए और ऐ का उच्चारण। और कंठ के साथ जब ओष्ठ आ जाए दोस्तों, तो ये होता है कंठौष्ठ्य, ओ और औ का उच्चारण स्थान दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कभी कभार ये प्रश्न पूछ दिया जाता है दोस्तों कि अघोष और घोष किसको बोला जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सामने का जो 2 वर्ण होता है इसको बोला जाता है दोस्तों अघोष, और पीछे का जो 3 बच जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है दोस्तों घोष बोला जाता है। अर्थात क च ट त प ख छ ठ थ और फ को क्या कहा जाएगा दोस्तों, अघोष कहा जाएगा। बाकी जो बचे स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, घोष कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कभी कभार प्रश्न ये पूछ दिया जाता है दोस्तों कि अर्धस्वर और उष्म व्यंजन में घोष और अघोष क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो स स और स है, ये रहेगा दोस्तों आपका अघोष। षट्कोण का स, सलगम का स और सपेरा का स, ये तीनों स क्या रहेगा दोस्तों, अघोष होगा। बाकी सबके सब क्या होगा दोस्तों, घोष होगा। चाहे वो आपका स्वर हो, चाहे वो आपका हलवाई का हो, या फिर य र ल वह हो दोस्तों, ये सब के सब क्या है, आपका घोष है। केवल ये तीनों सब क्या है दोस्तों, अघोष है। अब कभी कभार प्रश्न ये पूछ दिया जाता है दोस्तों कि अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। तो समझिएगा दोस्तों, अल्प मतलब होता है कम, और प्राण मतलब होता है वायु। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगे अल्प प्राण कहलाता है, और जिसके उच्चारण में ज्यादा वायु निकले उसको कहा जाता है दोस्तों महाप्राण। देखिए दोस्तों, हिंदी में इसको समझना थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसको यदि हम क्रमांक दे दे दोस्तों, तो ये इस तरीका से होगा 1 2 3 4 5। अर्थात ये इस तरीका से ऊपर चला गया है, ये इस तरीका से ऊपर है, ये इस तरीका से, ये क्या है दोस्तों 5-5 वर्ण में हमने इसको इस तरीका से सीधा बांधा है दोस्तों। तो ये पहला का, ये तीसरा का, और ये पांचवा का, ये सब कहलाता है दोस्तों आपका अल्प प्राण। बाकी जो बचा 2 और 4, ये क्या होता है दोस्तों, महाप्राण होता है। समझिएगा दोस्तों, जैसे अल्प प्राण में हो गया क ग, ठीक है दोस्तों, और आ जाएगा आपका च और छ। ठीक है दोस्तों, तो क का क्या होगा दोस्तों, के, ग का हो गया जी, च का हो गया सी डबल एच सी एच। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अच्छा
ये रहेगा दोस्तों आपका ज। तो ज का हो गया दोस्तों ज। अब देखिए दोस्तों महाप्राण, महाप्राण पे जब देखेंगे हम तो ये रहेगा ख, ये रहेगा यहाँ पर घ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रहेगा आपका छ और यहाँ पर रहेगा आपका झ। तब देखिए दोस्तों ये हो गया के एच, ये हो गया जी एच, ये सी डबल एच, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ण है, यहाँ पर दो वर्ण है, यहाँ पर एक वर्ण है, यहाँ पर दो वर्ण है। इसी प्रकार मैंने आपको ह्रस्व और दीर्घ में बताया था दोस्तों। ह्रस्व में एक वर्ण है तो एक मात्रिक, इसमें दो वर्ण है तो द्विमात्रिक, अर्थात दोनों के उच्चारण में अंतर मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जिसके उच्चारण में एक एक वर्ण या कम वायु लगे वो क्या है, अल्पप्राण है। और इसमें ज्यादा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा वर्ण है इसलिए इसको किसमें बांटा गया दोस्तों, महाप्राण में बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर हम केवल अंग्रेजी वर्णों को समझने के लिए लिए हैं। प्रश्न में आपको ये अंग्रेजी वर्ण नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर आएगा कि च अल्पप्राण है कि महाप्राण है, या हो सकता है ये दे दिया जाए क च ट त और प अल्पप्राण है कि महाप्राण है। तो आपको पहचानना होगा दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 के आधार पर आपको इसको याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर क्या है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन है, अर्थात दो व्यंजन वर्णों का योग है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या है, इसकी संख्या होता है दोस्तों 4 वर्ण होता है। अब कौन कौन सा 4 वर्ण है जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों छतरी का छ, त्रिशूल का त्र, श्रमिक का श्र और ज्ञानी का ज्ञ, ठीक है दोस्तों। ये 4 वर्ण है दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब देखिए दोस्तों ये तो आपको याद हो जाएगा, छ त्र श्र ज्ञ, छ त्र श्र ज्ञ। क्रम में देखा जाए तो छ त्र ज्ञ और श्र रहता है दोस्तों। मैंने इसको आपको याद करने और समझने के लिए इस क्रम में दिया है दोस्तों। देखिए छ का हो जाएगा के एस एच, त्र का हो गया टी आर, श्र का हो गया एस एच आर और ज्ञ का हो गया दोस्तों जी वाई, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क का होता है दोस्तों के, एस एच का होगा दोस्तों स, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से टी का हो जाएगा दोस्तों त और आर का हो जाएगा र, एस एच का हो जाएगा दोस्तों स और र का हो जाएगा दोस्तों आर। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जी का हो जाएगा ज और ये हो जाएगा दोस्तों इया। इस प्रकार से आप इसको इंग्लिश वर्ण पर ट्रांसलेट करके याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कभी कभार प्रश्न को उलझा दिया जाता है कि हलंत दोनों में रहेगा या दोनों में नहीं रहेगा या केवल एक ठो में रहेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर रखिएगा दोस्तों। हलंत केवल सामने के वर्णों पे लगता है, पीछे के वर्णों पर कोई हलंत नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए क्या रहेगा दोस्तों, आप कभी कभी जब 12 खड़ी पहाड़ा को देखेंगे तो उसमें क पर के ए जोड़ दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसको जोड़ा रहता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हलंत का प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक वर्णों पर हलंत है, इसका मतलब यही क्या है, व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। अब कभी कभार प्रश्न आ जाता है दोस्तों द्विगुण से। ये द्विगुण क्या होता है दोस्तों, द्वि मतलब होता है दो और गुण मतलब होता है दोस्तों विशेषता। तो जिसकी दो विशेषता हो, जरा देखिएगा दोस्तों, इसकी संख्या होता है 2। एक तो हो गया दोस्तों सड़क खड़ा और दूसरा हो गया दोस्तों पढ़ाई खड़ा। तब आप देखिए दोस्तों इसको द्विगुण कहा जाता है, क्योंकि हमने इसको डमरू के ढ और ढक्कन के ढ में ऑलरेडी इसको हमने स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत पढ़ लिया है। तो इसका उच्चारण स्थान यदि पूछा जाएगा दोस्तों, तो जो ड और ढ का है उसी के अंतर्गत इसको आपको जोड़ करके रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये उसी के अंतर्गत आता है, अर्थात मूर्धा इसका उच्चारण स्थान होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये तो दो में है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विगुण कहा जाता है दोस्तों। लेकिन मैंने 3-4 व्याकरणों को पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने एक निष्कर्ष निकाला दोस्तों, जहां पर मुझे देखने पर पता चला कि हम इसी की तरफ दिखने वाले एक और वर्ण पढ़ते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं अंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस आधार पर यदि इसको देखा जाए तो इसको त्रिगुण कहना चाहिए और इसको द्विगुण कहना चाहिए।
लेकिन आप केवल इसी को पढ़ेंगे दोस्तों कि इन दोनों को क्या कहा जाता है, द्विगुण कहा जाता है। किस आधार पर कहा जाता है, डमरू के ड और ढक्कन के ढ के आधार पर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि इसके बारे में आपको और अन्यत्र जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार से आपको हिंदी से संबंधित और जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहला वीडियो आपको मिले। धन्यवाद।